हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक भाई बहन को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्या ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइज, आज इस वीडियो में हम बाल विकास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो आपकी यूपी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कलेक्शन है। गाइज, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पर अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम रेगुलर शिक्षक भर्ती की तैयारी करा रहे हैं। तो गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गाइज, क्वेश्चन है, कोहलबर्ग सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है और परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? क्योंकि सीखना, कोहलबर्ग के अनुसार क्या सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना एक क्या चीज़ है। तो यहाँ पर गाइज हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कोहलबर्ग सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है, एक संज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर गाइज हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों तथा शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए शिशु अवस्था में जो शैशवावस्था होता है उसमें शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, उसके पश्चात अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। अतः अक्षरों तथा शब्दों के मध्य साहचर्य के द्वारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अक्षरों शब्दों के मध्य साहचर्य से हम नई भाषा को सीख सकते हैं। जैसे कि काज से कबूतर, तो मैंने कबूतर को पहले शब्द बताया और फिर उसके अनुसार काज से निकल के आता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र और बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों शामिल होते हैं। जैसे कि गाइज समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बालक के साथ साथ सामान्य आवश्यकता वाले बालक दोनों को शामिल किया जाता है। और ये क्योंकि विशिष्ट छात्र जो होते हैं वो सामान्य बालकों के स्तर तक लाने के लिए उनको शिक्षा साथ में दिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? नीरसता, पठन दोष, गणना दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गणना दोष, जिसे गाइज डिसकैल्कुलिया कहते हैं, गणना दोष। अतः गणित में अक्षमता, गणितीय अक्षमता को क्या कहते हैं? डिसकैल्कुलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों का भागीदारी का न होना, अलगाव, संवेदनशीलता। समावेशी की सफलता के लिए हमें आवश्यकता है संवेदनशीलता, क्योंकि वो बच्चे जो किसी विशिष्ट बालक हैं तो उनको संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, उनके साथ संवेदनशील होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो यहाँ पर व्यवहारात्मक, ये भी संवेग है, दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, संवेग का तत्व नहीं है। ओके गाइज, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। गाइज यहाँ पर मूल्यांकन दो पहले दे रखे हैं, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे पहले ही कट जाएंगे। हमारे पास दो ऑप्शन बचा, एक लास्ट में मूल्यांकन यहाँ पर है, एक लास्ट में मूल्यांकन यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर अब ज्ञान के बाद अनुप्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, पहले अवबोध करना चाहिए। ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, ज्ञान, उसके बाद में उसको अवबोध, उसके प्रति गहन चिंतन, उसके बाद में अनुप्रयोग और उसके बाद विश्लेषण, फिर संश्लेषण और लास्ट में मूल्यांकन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, स्वेच्छाचारी ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ओके गाइज,
अब प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विक्टर ब्लूम, मास्लो, हर्जबर्ग, स्किनर। तो गाइज अब प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत ऑप्शन नंबर फर्स्ट विक्टर ब्लूम ने दिया था। और अब प्रेरणा का पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रेरणा का पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? वैयक्तिक परिवार से, सामाजिक अंतःक्रिया से, सूचना प्रक्रियाकरण से और व्यवहार परिमार्जन से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइज? क्योंकि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान जो होता है वो सूचना का प्रक्रियाकरण के परिवार से संबंधित होता है, जिसे डेविड ऑस्वेल ने विकसित किया था। और इसका उद्देश्य प्रत्ययों तथा तथ्यों का बोध कराना होता है तथा छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करना होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूचना का प्रक्रियाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, तैयारी और अर्जन। तो यहाँ पर गाइज हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि कौशलों के स्थानांतरण के लिए शाखीय अभिक्रम का उपयोगी है। क्या उपयोगी है? शाखीय अभिक्रम उपयोगी है। इसके प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर थे और इसमें छात्र प्रत्येक पद से सही उत्तर का चुनाव करते हैं और उन जो सही उत्तर होते हैं उन पद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अपनी त्रुटियों को स्वयं निदान कर सकें और अगले पद तक पहुंच सकें। तो ये शाखीय अभिक्रम आता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण सूत्र कहा गया है। और निगमन से आगमन ये एक शिक्षण सूत्र नहीं है, एक शिक्षण विधि है। क्या है? तो ये विधि है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। सोच में शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। तो गाइज यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र होता है, जो सबसे पहले होता है पाठ योजना बनाना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पर सी हो जाएगा, योजना बनाना। इसके बाद में और क्या होता है? इसमें कुल 6 चरण होते हैं गाइज, जैसे 6 पद होते हैं, जैसे पाठ योजना बनाना, फिर सूक्ष्म शिक्षण, फिर आलोचना, फिर पुनः पाठ निर्माण, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः आलोचना। इस प्रकार से इसके 6 चरण चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रथम चरण जो होता है योजना बनाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। तो यहाँ पर गाइज हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि अवबोध स्तर अर्थात खोजबीन के स्तर पर अन्वेषण, खोजबीन के द्वारा ही हम ज्ञान को, अवबोध को बढ़ा सकते हैं। तो ये शामिल होता है, अन्वेषण अवबोध स्तर में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापक के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। यहाँ पर सही उत्तर चुनना है, कौन कौन सा सही है। तो शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव है जब खंड संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। सेकंड क्या कहा? स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, ये भी सही होगा। और अध्यापकों के पास संसाधन, और बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही होगा। अर्थात हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें तीनों पॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज। छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वो छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? अर्थात वो बच्चा जो पढ़ रहा है वो किस संवेदना द्वारा, किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया देगा? दृष्टि संवेदना द्वारा, स्पर्श संवेदना द्वारा, ध्वनि संवेदना द्वारा या प्रत्यक्षण संवेदना द्वारा? क्योंकि गाइस वो बच्चा पढ़ रहा है और किसी ने बुलाया है, तो वो प्रत्यक्षण सामने प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है वो दूर हो, स्पर्श करने वाली बात भी नहीं है। और दृष्टि संवेदना और ध्वनि संवेदना, तो ये दो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर गाइज हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि संवेदना द्वारा, ध्वनि के द्वारा उसने सुना है कि किसी ने हमें बुलाया है, तो वो ध्वनि के रूप में ही अपना प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। हमें ये बताना है कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था क्या है। 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 5 से 8 साल। गाइज पियाजे के सिद्धांत को हमने बहुत ही अच्छे से वीडियो को कवर कर चुका हूँ। आप उन वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट डाल देंगे हम, वहाँ से आप पेडागोजी या बाल विकास के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइज, क्योंकि गाइज पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होता है, 2 से 7 वर्ष। क्या होता है, 2 से 7 वर्ष। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस अवस्था को पियाजे ने 2 अवधियों में बांटा है, एक प्राक संक्रियात्मक अवधि जो कि 2 से 4 वर्ष होता है, एक अंतर्दर्शी अवधि जिसे 4 से 7 वर्ष होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइज। तो गाइज यहाँ पर बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता क्या नहीं है, ये भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये बाद की विशेषता नहीं है, ये बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध हैं। पावलोव, बिने, चोम्स्की और मास्लो। तो गाइज यहाँ पर भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर चोम्स्की एक भाषा वैज्ञानिक थे। चोम्स्की कौन थे, तो एक भाषा वैज्ञानिक थे और इन्होंने अपने इस सिद्धांत में भाषा विकास के धनात्मक पहलू पर अधिक बल दिया है। भाषा विकास का यह पहलू बच्चे द्वारा वाक्य विन्यास के नियमों को सीखने की क्षमता पर आधारित है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो मनोवैज्ञानिक जो भाषा विकास पर ज़्यादा बल दिया है तो वो चोम्स्की साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। संज्ञानात्मक अधिगम द्वारा, अधिगम के प्रयास एवं भूल के द्वारा, संकेत अधिगम के द्वारा या स्थान अधिगम के द्वारा। तो गाइज यहाँ पर हमें थॉर्नडाइक अधिगम को किस प्रकार से सिद्ध किया है, अपने सिद्धांत को किस प्रकार से सिद्ध किया है। तो इन्होंने अपने शीर्षक अधिगम के प्रयास एवं भूल, थॉर्नडाइक का क्या था, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं भूल सिद्धांत था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का शीर्षक अधिगम के प्रयास एवं भूल इसलिए रखा क्योंकि प्राणी द्वारा भूल के बाद किसी एक सही अनुक्रिया का चुनाव कर कार्य करता है। इस सिद्धांत को प्रयास एवं भूल कहा गया है और यही इनका थॉर्नडाइक का सिद्धांत था। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता से, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइज, क्योंकि गिरोह अवस्था, गिरोह की अवस्था किसे कहते हैं, जो कि 8 से 10 वर्ष बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे 8 से 10 वर्ष में होते हैं और ये सामाजिकरण की क्रिया करते हैं और यहाँ पर ये एक गिरोह बनाते हैं। गिरोह इनकी एक ग्रुप होती है, उसी को गिरोह कहेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और संवेदात्मक गामक अवस्था। तो गाइज यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये पियाजे का तृतीय अवस्था का नाम है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। गाइज यहाँ पर पियाजे ने 7 से 11 वर्ष तक की आयु माना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और इस अवस्था में बच्चे अधिक व्यवहारिक एवं यथार्थवादी होते हैं तथा बच्चों में तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही तार्किक क्षमता का विकास होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। तो यहाँ पर गाइज हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या होगा, क्योंकि ये अधिगम के योगदान में मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक कारक यहाँ पर विषय वस्तु कोई मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, जो कि मनोवैज्ञानिक कारक में शामिल नहीं है, वो विषय वस्तु है। ये मनोवैज्ञानिक कारक में शामिल नहीं है अधिगम के योगदान में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो हमें बताना है निम्न में से सामाजिक मूल कौन सा होगा गाइज, क्योंकि सामाजिक मूल जो कि सहायतापरक, हम एक दूसरे की सहायता करेंगे समाज में तभी वो सामाजिक मूल कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध, एल्गोरिथम, मानसिक वृत्ति, प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो यहाँ पर गाइज हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि पश्च अन्वेषण, बाद का अन्वेषण, जो साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न से किसके उदाहरण? तो ये स्वतः शोध, स्वयं शोध करने के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा है? ये कथन किसका है? तो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन गाइज गेट्स का है। किसका है? गेट्स का है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में गेट्स नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा गाइज। इसी तरह के क्वेश्चन हमने लिया था इसमें, क्योंकि लोग इनमें से कोई नहीं को नहीं चूज करते हैं, तो कहीं कहीं ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये कथन किसका है? तो ये कथन गेट्स का है, गेट्स एवं अन्य का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट जो होगा, क्योंकि थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम में कौन शामिल नहीं है? तो वो साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है, जबकि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम ये तीनों शामिल हैं, प्राथमिक नियम हैं। तो यहाँ पर हमारा क्योंकि नहीं कहा गया है, तो नहीं कहा गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क पर, व्यवहार पर, चिंतन पर और अवप्रेरणा पर। तो यहाँ पर गाइज क्योंकि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये अनुकूलित अनुक्रिया कौन सी अनुक्रिया करना, ये उस व्यक्ति के व्यवहार पर बल देता है। किस पर बल देता था? तो उसके व्यवहार पर बल देता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन और चिन्ह अनुबंधन। तो यहाँ पर गाइज क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो वह नैमित्तिक अनुबंधन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम की विशेषता नहीं है, हमें ये बताना। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम का अवलोकन गाइज हम प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन अधिगम में होता है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, प्राणी की अभिवृद्धि अधिगम है, ये भी सत्य है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, इसमें भी लक्ष्य के ओर उन्मुख होते हैं लोग, लक्ष्य की कोई ना कोई अधिगम करने का लक्ष्य होता है। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट सही हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं कहा गया है। तो नहीं कहा गया तो जो सही हो गए हैं वो तो गलत हो जाएंगे, और जो सही नहीं है वही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। गाइज हम क्या किसी का अधिगम के अवलोकन कर सकते हैं कि ये इसके अंदर कितना अधिगम है या ये कितना अधिगम कर सकता है? नहीं कर सकते हैं ना। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज,
गाइज वीडियो सेशन कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम रेगुलर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।